वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है अपने पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने बेसिस के बारे में बात करी थी, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को भी समझा था। अब हम लोग समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। तो द वर्ड पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज विच मीन्स पावर। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड पी होता है इसका मतलब होता है पोटेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर से भी डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग पीएच स्केल में क्या करने जा रहे हैं, पीएच स्केल में हम लोग हाइड्रोजन आयंस की पावर के बेसिस पे ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है या वो न्यूट्रल है। साथ ही साथ हम लोग जो है पीएच स्केल की हेल्प से एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं कि कौन सा एसिड हमारा कितना ज़्यादा एसिडिक नेचर को रखेगा, कौन सा बेस हमारा कितना ज़्यादा बेसिक नेचर को रखेगा। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है बेटा कि हम लोग जो है पीएच स्केल का यूज़ करके किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। अब नोट करके आप लोग एक पॉइंट को समझ लीजिएगा कि ये जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयंस की, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू के। मीन्स जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा। जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा भी है कि ग्रेटर द पीएच वैल्यू लेसर द एसिडिक नेचर एंड वाइसी वर्सा। ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि आखिर पीएच स्केल है क्या। तो जनरली बेटा पीएच स्केल जो है हमारी एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के 14 पॉइंट्स तक की मार्क्स होते हैं। अब 0 से 7 के बीच में अगर कोई भी सब्सटेंस लाई करता है तो वो एसिडिक नेचर को शो करता है। 7 पे अगर कोई सब्सटेंस लाई कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। और 7 से लेकर के 14 तक की अगर कोई सब्सटेंस लाई करता है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। ठीक है। अब जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा वो उतना ज़्यादा जो है रेड कलर को शो करेगा। जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा बेसिक नेचर को शो करेगा वो उतना ज़्यादा जो है ब्लू कलर को शो करेगा। और अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है तो वो ग्रीन कलर को शो करता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ठीक है। अब जब भी हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं तो हम लोग H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अपनी पीएच स्केल में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक नेचर को शो कर रहा है तो उसके पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारी पीएच वैल्यू कम होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। और वहीं पे अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है। क्योंकि अगर हम लोग जो है एक ऐसे सब्सटेंस को देखेंगे जिसकी पीएच वैल्यू 14 है
तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी और OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। अब राइट हैंड साइड से जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो अगेन ये क्या करेगा, इसके H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ से आप लोगों से जो है एक MCQ पूछा जाता है। अब देखिए, अगर हमारी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो वो केमिकल सब्सटेंस एसिडिक नेचर को शो करेगा। इसी तरीके से अगर pH वैल्यू जो है बेटा 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक नेचर को शो करेगा, और अगर हमारी pH वैल्यू 7 है तो वो सब्सटेंस आपका क्या रखेगा, न्यूट्रल नेचर को शो करेगा। समझ में आ गया कि pH स्केल क्या होती है, किस तरीके से हम लोग जो है pH स्केल को याद कर सकते हैं, और यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी एवरीडे लाइफ में भी ये जो pH वैल्यू है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है और एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं ये आपकी pH सेंसिटिव होती है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रेंज में क्या कर सकती है, प्रॉपरली वर्क कर सकती है। तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी की pH वैल्यू के बारे में बात करें कि किस रेंज में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है, तो जो आपका न्यूट्रल रेंज है, एक्चुअल में अगर pH वैल्यू न्यूट्रल होगी और थोड़ी सी बेसिक होगी तो हमारी ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम को कर सकती है। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, pH ऑफ द सॉइल मस्ट बी क्लोज टू ए रेंज ऑफ अबाउट 7 to 7.2, दैट इज न्यूट्रल इन स्केल। तो देखिए, अगर हम लोग सॉइल की pH के बारे में बात करें तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो हमारी न्यूट्रल सॉइल होती है, जिसकी pH वैल्यू 7 से 7.2 के बीच में लाई करती है, वो बेस्ट रहती है। इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है ये बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सॉइल का pH वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो आपकी जो सॉइल है उसकी pH वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल होनी चाहिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, अगर उनकी सॉइल एसिडिक होती है तो वो क्या करते हैं बेटा, बेस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एसिड जब हमारे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे और इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हमारी सॉइल बेसिक हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एसिड को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बेस है उसके इफ़ेक्ट को ये एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ जो है, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कब अच्छी होगी, जब हमारी सॉइल न्यूट्रल होगी। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, अगर एसिडिक है तो बेस ऐड कर दो, और अगर बेसिक है तो एसिड को ऐड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हमारा स्टमक जो है बेटा, ये भी जो है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है फूड के डाइजेशन के लिए, और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है इसकी pH वैल्यू अप्रॉक्स 2 रहती है। तो आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हो कि हमारी खुद की बॉडी जो है एसिड्स की फॉर्मेशन कर रही है फूड के डाइजेशन के लिए, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी किलिंग के लिए। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी pH वैल्यू का, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हमारे माउथ की pH वैल्यू जो है 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे जो टूथ हैं वो क्या करने लगते हैं, डिके करने लगते हैं, वो सड़ने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। अब हम लोग जो है इसकी प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि आखिर हमारी pH वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाती है तो क्यों हमारे तीत जो है सड़ने लगते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टूथ इनेमियल होती है, टूथ के ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर बेटा एक लेयर प्रेजेंट होती है,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ इनेमियल बोलते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपकी कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनती है बेटा, दैट इज बेसिक इन नेचर। ये आपकी बेसिक नेचर की होती है। अब देखिए जब हमारा बेटा फूड का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि हमारे फूड का ब्रेकडाउन जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और हमारी सलाइवा जो होती है ये क्या करती है बेटा, एसिड को प्रोड्यूस करने लगती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए हमारी सलाइवा को थ्रू बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एसिड जो है बेटा, ये एसिड जो है जब हमारे टूथ के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, हमारे टूथ लेयर को क्या करने लगता है, कोरोड करने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे टूथ हैं या टीथ हैं, ठीक है, ये क्या करने लगते हैं, डिके करने लगते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमारी जो टूथ इनेमियल है ये बेसिक है। अब जब इसमें एसिड कांटेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, लेयर को कोरोड करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या कहा जाता है कि हम लोग हर बार, जितनी बार भी हम लोग खाना खाएं तो हम लोग क्या कर लें, हम लोग जो है अपने माउथ को क्लीन कर लें। किससे, टूथपेस्ट से। बिकॉज बेटा जो हमारा टूथपेस्ट होता है ये बेसिक नेचर का होता है। अब हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट है, जो भी हमारे माउथ में एक्सेस एसिड प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, टूथपेस्ट इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हर बार हम लोग अपने दांतों को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं टूथपेस्ट के साथ। इससे जो है, जो टूथ इनेमियल होता है बेटा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिड रेन को समझते हैं कि आखिर एसिड रेन क्या होती है। तो देखिए अगर बेटा हमारे रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिड रेन हुई है। अब एक्चुअल में ये जो एसिड रेन होती है बेटा, ये आपके पोल्यूशन की वजह से होती है। तो जब एक्सेस पोल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है, और ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज़ एंटासिड्स। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे सभी सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटासिड्स कहलाते हैं। अब जब ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा, तो ये आपके खुद किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो जितने भी एंटासिड्स होते हैं ये सारे के सारे आपके बेस होते हैं। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, हमारे एंटासिड्स हैं। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, एसिड्स और बेसेस की फॉर्मेशन करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हनी बी का स्टिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मधुमक्खी है जब आपको काट लेती है तो आपके घर में बेकिंग सोडा लगा दिया जाता है। तो देखिए जो हनी बी है ये आपकी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट करती है, और बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, एक बेस होता है। तो इसीलिए आपके घर वाले जो है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग वास्प की बात करें तो देखिए जब वास्प आपको काटती है तो ये बेस को इंजेक्ट करती है, ये आपके अंदर बेस इंजेक्ट करती है। तो इसकी क्योर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज ए रेमेडी विनेगर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये विनेगर क्या करता है बेटा, ये आपके बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो आपका एक प्लांट होता है दैट इज़ नेटल हर्बेसियस प्लांट। ये प्लांट के जो बेटा लीफ होती है इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब जो भी इनको छूता है वो क्या कर लेते हैं, उसके अंदर एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। अब इसकी क्योर करने के लिए
इसके पास में ही एक प्लांट लगा होता है, दैट इज डॉग प्लांट। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये बेसिक नेचर का होता है। तो क्योंकि ये बेटा प्लांट जो है पास पास ही होते हैं, तो अगर कभी आपको हर्बिसियस प्लांट इंजेक्ट भी कर देता है तो इसकी पत्तियों को अगर हम लोग इसके ऊपर रब कर लें तो ये क्या करता है, डॉग प्लांट इस हर्बेसियस प्लांट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से 1 नंबर का MCQ आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब हमारे एसिड्स जो हैं बेसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो सॉल्ट आपका फॉर्म होता है बेटा, इस सॉल्ट का नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके एसिड्स और बेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर जितने भी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एसिड्स और बेसेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जनरली हमारे जो सॉल्ट्स होंगे ये आपके 3 टाइप्स के होंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो देखिए, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेसिक सॉल्ट आपके कब बनेंगे, जब आपके वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। और न्यूट्रल सॉल्ट आपका कब बनेगा, अब न्यूट्रल सॉल्ट की कंडीशन बेटा 2 हैं। देखिए, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी आपका क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो जनरली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्लास 10th में न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है, न्यूट्रल सॉल्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल को देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया तो न्यूट्रल सॉल्ट बना कि नहीं बना। इसी तरीके से अगर हमारा वीक एसिड, देखिए वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, अब ये वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वीक एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट किया तब भी क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। तो देखिए, एसिटिक एसिड जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसने क्या बनाया बेटा, कैल्शियम एसीटेट बनाया, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो अगर हम लोग कॉमन सॉल्ट के जर्नल नेम के बारे में बात करें तो इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसके केमिकल नेम के बारे में बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। बेटा, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको जर्नल नेम भी पता होना चाहिए, केमिकल नेम भी पता होना चाहिए और केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है कॉमन सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो कॉमन सॉल्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा, घर में होता है, खाने में टेस्ट लाता है। ये आपका बेटा वाइट कलर का होता है तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अगर इसकी डेंसिटी की बात करी जाए बेटा तो इसकी डेंसिटी जो है 2.17 ग्राम पर ml होती है। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करी जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका 807 डिग्री सेल्सियस होता है और 1080 केल्विन। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए बेटा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1440 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज़ 1713 केल्विन। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है ये हमारे वाटर में भी सल्यूबल होता है। अब देखिए, हम लोग जो है कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेटा हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आपका बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि हमारे दो एटम बेटा सोडियम के जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करें तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो इन दोनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब ये जो कॉमन सॉल्ट है इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जनरली बेटा हमारे फूड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, टेस्ट के लिए। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है बेटा, सॉल्ट डाला जाता है जिससे कि वो गले ना। ठीक है, तो फिश, मीट और बटर को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, इसका जर्नल नेम ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। केमिकल नेम बेटा इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ CaOCl2। ठीक है, इसको हम लोग CaOCl2 भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये येलो कलर का पाउडर होता है जो अपने साथ क्लोरीन गैस की स्मेल को रखता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस की स्मेल बेटा बहुत पंजेंट होती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसकी पंजेंट स्मेल होती है। और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है। अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन को देखें बेटा, तो देखिए जब हमारा लाइम वाटर दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। और यहाँ पे वाटर हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखें तो बेटा ये हमारा जो है वाटर को क्लीन करने के लिए मीन्स एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग लॉन्ड्री में जब हमारे क्लोथ्स की वॉशिंग होती है वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज़ कॉस्टिक सोडा। तो देखिए हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर को समझ लिया, उसके यूजेस के बारे में बात कर ली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया और प्रिपरेशन को देख लिया। अब हम लोग जो है कॉस्टिक सोडा को देखते हैं। तो देखिए कॉस्टिक सोडा का जर्नल नेम बेटा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NaOH हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो जो कॉस्टिक सोडा होता है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें बेटा तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एक्वस सोल्यूशन होती है, जो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सोल्यूशन होती है बेटा, ये बेसिक नेचर को शो करती है। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये एक्चुअल में आपका जो है एल्कलाइन नेचर को शो करता है जब ये एक्वस फॉर्म में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है, ये हमारा क्या होता है पानी में डिसॉल्व कर जाता है। अब हम लोग जो है बेटा इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो देखिए बेटा जब हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या हमको मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और क्योंकि इस प्रोसेस में तीनों कंपाउंड्स जो हमको मिल रहे हैं बेटा, ये तीनों कंपाउंड्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। हम लोग क्लोरीन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल पूछी जाती है। तो इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि क्लोर क्या हो गया आपका बेटा? क्लोरीन हो गया, और अल्कली आपका क्या है? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहलाती है। तो देखिए बेटा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये प्रोसेस हमारी क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की भी फॉर्मेशन हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि हमारा एक बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो देखिए कैथोड पे हम लोग क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं, और एनोड पे हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जो है बेटा इसके यूजेस के बारे में बात करें तो हम लोग जो है लेबोरेटरी में कॉस्टिक सोडा को एज ए रीएजेंट भी यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम लोग सोडा लाइम की प्रिपरेशन के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूजेस हो जाएंगे। यूजेस को स्किप नहीं करना है बेटा, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से जो है यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। तो देखिए, अगर बेकिंग सोडा की बात करी जाए तो बेटा इसका जर्नल नेम क्या होगा? बेकिंग सोडा होगा। केमिकल नेम क्या होगा बेटा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। तो देखिए बेटा, आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं, ये क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से हमारी क्या कर जाती है? इवॉल्व कर जाती है। ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा हमारा क्या होता है? एंटासिड भी होता है। तो ये आपका क्या होगा बेटा? खुद बेसिक नेचर को रखेगा, है ना, ये खुद आपका माइल्ड बेस होगा, तभी तो ये एक एंटा एसिड है, तभी तो बेटा ये आपके एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसकी डेंसिटी जो है बेटा 2.2 ग्राम पर ml होती है। ये हमारा बेसिक नेचर का होता है बेटा, और इसको हम लोग जो है एज एन एंटा एसिड भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है बेटा, ये थोड़ी सी टफ होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका NaCl मीन्स आपकी जो ब्राइन सोल्यूशन है बेटा, जब ये आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, तब जाकर के हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन होती है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें बेटा, तो ये क्या करता है? क्योंकि एक एंटा एसिड है तो ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ हम लोग जो है इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आग को बुझाने में भी हेल्प करता है। ये बेटा आपका पेस्टिसाइड की तरीके से भी यूज़ किया जाता है, और इसको हम लोग वॉशिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। मीन्स आपके जो कपड़े धोने हैं, जो भी आपकी क्लीनिंग प्रोसेस है, उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को बेटा बेकिंग सोडा के यूजेस समझ में आ गए होंगे कि हमारा जो बेकिंग सोडा है इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो देखिए बेटा, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं, ये इनफ है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है बेटा हमारा वॉशिंग सोडा। देखिए, वॉशिंग सोडा का जर्नल नेम होता है वॉशिंग सोडा और सोडा एस। अगर इसके केमिकल नेम के बारे में बात करी जाए बेटा, तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें बेटा, तो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेल्सियस होता है।
इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब ये जो बेटा हमारा वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो बेटा इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन एनहाइड्रस सॉल्ट। अब ये बेटा आपका एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, तो ऐसा सॉल्ट जिसके पास कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है आपका, ये आपका एनहाइड्रस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज Na2CO3। अब जो वॉशिंग सोडा होता है बेटा, ये आपका हेप्टाहाइड्रस सॉल्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हेप्टाहाइड्रस बोले तो जब ये अपने पास 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स को रखता है। तो देखिए Na2CO3.7H2O, तो हमारा जो वॉशिंग सोडा है बेटा, ये आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग जो है बेटा वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट हमारा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये Na2CO3.10H2O बनाता है, जो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वॉशिंग सोडा कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी क्या है, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। जब भी बेटा हम लोगों को जो है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बेटा अभी बताया था कि सोडियम क्लोराइड जब हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ ये करता है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा जब हम लोग हीट करते हैं, ये आपकी देखिए सेकंड स्टेप हो जाएगी, क्योंकि जो सॉल्वे प्रोसेस है बेटा, ये आपकी 3 स्टेपिक प्रोसेस है। इसमें आपकी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो पहली स्टेप में आपने क्या किया बेटा, पहली स्टेप में आप लोगों ने NaCl को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करी। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोगों ने हीट किया बेटा, तो इसने सोडियम कार्बोनेट बनाया, और ये सोडियम कार्बोनेट जब हमारा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो हमको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया, दैट इज Na2CO3.10H2O। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ये हमारी सॉल्वे प्रोसेस कहलाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा बेटा, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब देखिए अगेन हम लोग बेटा Na2CO3.10H2O, इसको बेटा जब हम लोग जो है हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, Na2CO3, जो हमारा क्या कहलाता है, सोडा ऐश भी कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, ये आपका एनहाइड्रस सॉल्ट होता है, और ये आपका क्या है बेटा, हाइड्रस फॉर्म में है। हाइड्रस का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सॉल्ट जिसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हों। अब अगर हम लोग बेटा वॉशिंग सोडा के यूजेस के बारे में बात करें, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, तो ये आपके वॉशिंग पर्पस में यूज़ होगा। वाटर की सॉफ्टनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा हार्ड वाटर होता है बेटा, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से बेटा आपका 2017 में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग कौन से केमिकल कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इन सभी यूजेस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी सॉल्ट के जो फॉर्मूला होता है उसमें जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा CuSO4.5H2O, तो ये हमारा क्या है बेटा, एक सॉल्ट है जिसको हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट इज 5H2O, ये हमारा क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसी तरीके से देखिए Na2CO3.10H2O, तो यहाँ पे देखिए हमारे सॉल्ट के पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं,
तो ये क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। इसी तरीके से FeSO4.7H2O और CaSO4.2H2O। तो किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और 2 नंबर की बेटा डेफिनेशन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हर साल क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बेटा कंपाउंड क्या है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसका जर्नल नेम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको POP भी बोला जाता है। केमिकल नेम की बात करें बेटा तो इसका केमिकल नेम हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा इसका, CaSO4.12H2O। ठीक है, अब हम लोग जो है इसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा वाइट कलर का पाउडर होता है जो वाटर को अब्जॉर्व करके एक सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है जिसको जिप्सम भी बोला जाता है। अगर हम लोग बेटा इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए जो हमारा जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, जब हम लोग इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे तो ये CaSO4.12H2O को बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका 1 राइट 1/2 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, डिलीट हो जाता है, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। अब हम लोग जो है बेटा इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ बेटा आपका जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको वापस से सेटल करने में भी किया जाता है। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा जब भी हाथ पैर टूट जाते हैं तो जितने भी डॉक्टर्स हैं बेटा वो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा घर की छत में जो बढ़िया बढ़िया सी डेकोरेशन होती है वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बेटा जो आपकी ब्लैक बोर्ड की चौक होती है और जितने भी आपके स्टैचूज़ होते हैं यहाँ पे भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्ड वे में समझ लिया। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और खूब से खूब प्यार दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक की जो है रिमेनिंग चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा प्लेलिस्ट गिवन है। मैं क्लास 10th की पूरी साइंस कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग जा कर के जो है सारे वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।